स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी सर फार्मासिस्ट पर। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्टडी करने वाले हैं हम सेल स्ट्रक्चर। यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेल स्ट्रक्चर। आज हम स्टडी करने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर। सेल में कितने ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, क्या वर्क होता है उनका, आज हम स्टडी करेंगे। पहले देखते हैं सेल का हम डिफिनीशन देखेंगे। ठीक है, सेल का डिफिनीशन पहले हम देख लेंगे, उसके बाद हम सेल के ऑर्गन को पढ़ेंगे, एक एक ऑर्गन के तब बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम सेल डिफिनीशन देखते हैं क्या है हमारा। तो सेल डिफिनीशन हमारा यह है, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सेल डिफिनीशन हमारा यहाँ पे डालेंगे हेडिंग डिफिनीशन। ठीक है, डिफिनीशन डालेंगे हेडिंग। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड functional cell is the smallest and functional unit of body। ठीक है, यूनिट ऑफ बॉडी। बॉडी कंटेन्स स्मॉल बिलोन cell with different size, shape and function। ये रहा हमारा सेल डिफिनीशन। इसे हिंदी में समझते हैं। ठीक है, सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई या क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, अब देखते हैं। बॉडी कंटेन्स स्मॉल बिलोन सेल विथ डिफरेंट साइज, शेप एंड फंक्शन। अब देखते हैं इसका हिंदी क्या होता है। जिसके बॉडी कंटेंस जिसके अलग अलग आकार, साइज का हो गया आकार, डिफरेंट मीन्स अलग अलग। ठीक है, तो देखेंगे जिसके अलग अलग आकार के 100 और फंक्शन। ठीक है, 100 और फंक्शन के साथ छोटे बिलोन सेल होते हैं, छोटे छोटे बिलोन सेल होते हैं। तो देखिए, कोशिका शरीर की सबसे छोटी और क्रियात्मक इकाई है, जिसके अलग अलग आकार के 100 और फंक्शन के साथ छोटे बिलोन सेल होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर हमारा क्या कह रहा है। स्ट्रक्चर में हमारे है, यहाँ पे है हमारा न्यूक्लियस। ये हमारा है न्यूक्लियस। ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हमारे क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। ठीक है, न्यूक्लियस में हमारे डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसे जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल कहते हैं, जिसे जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल। यह हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड का नाम देखेंगे, उस फ्लूइड का नाम है, फ्लूइड जो है हमारा उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म।
प्लाज्म। तो देख लो न्यूक्लियस का वर्क क्या होता है। हमारे न्यूक्लियस में हमारे डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। यह हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस जो है हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब न्यूक्लियस में एक बॉडी है छोटा सा, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बॉडी दिख रहा होगा। इसका क्या वर्क होता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस का वर्क क्या होता है? न्यूक्लियोलस जो है हमारे प्रोटीन के कंपोनेंट जो होते हैं, प्रोटीन के जो कंपोनेंट होते हैं उनका मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो है ये हमारे प्रोटीन के कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे सेल को ऊर्जा क्रिएट करता है, मतलब ऊर्जा देता है हमारे सेल को, ऑक्सीजन देता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क यही होता है कि ऑक्सीजन क्रिएट करे और ऊर्जा प्रदान करे, ठीक है। ये हमारे सेल को ऊर्जा देता है और ऑक्सीजन देता है, ठीक है। यहाँ पे अब हम देखेंगे हमारा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा दो तरीके से है, ठीक है। इसमें दो प्रकार का होता है। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक वाला जगह है, ये देखिए ये हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। ये हमारा हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहाँ पे भी है, इधर भी, ये भी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी। ये हमारा हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं ER, ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारा हो गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है। अब देखेंगे हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अंतः द्रव्य जालिका कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में अंतः द्रव्य जालिका कहते हैं। न्यूक्लियस को हम केंद्रक कहते हैं। और देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार से होता है, एक है रफ, एक है स्मूथ। तो रफ वाला जो होता है वो हमारा खुरदुरा होता है। खुरदुरा क्या क्या होता है, खुरदुरा जो होता है वो हमारा ये प्रोटीन होता है, ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो होता है ये हमारा प्रोटीन होता है, जिसे हम राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है। इंडो जो ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें रफ और स्मूथ दोनों होते हैं। रफ वाला हो गया राइबोसोम और स्मूथ वाला चिकना होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे राइबोसोम क्या होता है, तो हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। ये हो गया हमारा प्रोटीन। ये प्रोटीन हमारा बनता है
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। और ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स, वैक्यूल्स को हम हिंदी में रसधानी कहते हैं। इसका वर्क क्या होता है? यह हमारे पूरे सेल को वाटर क्रिएट करता है। जो वैक्यूल्स है यह हमारे पूरे सेल के स्ट्रक्चर को, सेल को वाटर क्रिएट करता है, वाटर देता है, मतलब हर जगह पे वाटर पहुंचाता है, ठीक है। हमारे शरीर में वाटर कितनी परसेंट होता है? 65%, ठीक है। तो ये कहाँ से आता है? हमारे वैक्यूल्स से आता है। हमारे जो शरीर में वाटर रहता है वो हमारा वैक्यूल से ही देता है, ठीक है। 65% वाटर हमारे शरीर में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे सेल को क्या देता है? वाटर देता है। वैक्यूल्स हमारे शरीर, हमारे जो सेल हैं, सेल को क्या देता है? वाटर क्रिएट करता है, पूरे पूरे सेल स्ट्रक्चर में वाटर पहुंचाता है, ठीक है। अब देखेंगे हम, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन हमारा आउटर लेयर होता है जो हमारा सेल को प्रोटेक्शन क्रिएट करता है, हमारे सेल के स्ट्रक्चर को बनाए रखता है, और इसे आउटर लेयर कहते हैं, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन का वर्क होता है यह हमारे सेल के स्ट्रक्चर को बनाए रखे, मतलब जैसे टेढ़ा मेढ़ा ना हो पाए, इधर उधर गिरे ना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन जो प्रोटेक्शन क्रिएट करती है। अब देखेंगे सेंट्रोसोम। ये हमारा सेंट्रोसोम हो गया, ये हमारा सेंट्रोसोम हो गया, सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स का वर्क क्या होता है? सेंट्रोसोम्स को हम हिंदी में कहते हैं तारक काय, ठीक है। सेंट्रोसोम को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तारक काय, जिसे कोशिका विभाजन कहते हैं, ठीक है। तो कोशिका विभाजन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे एक कोशिका टूट जाए उसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं, नहीं, तो ऐसा नहीं होता। कोशिका विभाजन इसे कहते हैं जो एक कोशिका से दूसरे कोशिका का निर्माण कर दे, उसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। सेंट्रोसोम का वर्क क्या होता है? सेंट्रोसोम का वर्क यही होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण करे, ठीक है। हमारे सेल में एक कोशिका से दूसरे कोशिका का निर्माण करे, उसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। यह हमारा हो गया सेंट्रोसोम। अब हम देखेंगे गोल्जी बॉडी क्या होता है, ठीक है। चाहे उसे गोल्जी बॉडी कहो या गोल्गी एपरेटस कहो, ठीक है। तो देखते हैं गोल्गी एपरेटस क्या होता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या होता है, ठीक है। गोल्गी एपरेटस का वर्क क्या होता है? गोल्गी एपरेटस का वर्क यही होता है, गोल्गी एपरेटस को एक प्रकार से हम पोस्ट ऑफिस भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे हम पोस्ट ऑफिस भी कह सकते हैं। पोस्ट ऑफिस क्यों कहते हैं? पोस्ट ऑफिस इसलिए कहते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे हमारा प्रोटीन बना रहता है, ठीक है, जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन हमारा बनता है वही गोल्गी बॉडी जो है हमारा, गोल्गी बॉडी को हिंदी में हम कहते हैं गोल्जी काय, ठीक है। तो जो ये इसका वर्क होता है, यह प्रोटीन को रिसीव करता है, जहाँ पर मतलब ज़्यादा प्रोटीन इकट्ठा रहता है वहाँ से यह प्रोटीन को एक्सेप्ट करता है, मतलब रिसीव करता है, और जहाँ पे प्रोटीन की कमी होती है वहाँ पे यह डोनेट कर देता है, मतलब कि वहाँ पे दे देता है, ठीक है, डिस्चार्ज कर देता है, गिरा देता है, ठीक है। तो हमारा गोल्गी एपरेटस का यही वर्क होता है कि जहाँ पे ज़्यादा प्रोटीन इकट्ठा हो वहाँ से उस प्रोटीन को रिसीव कर ले, और जहाँ पे हमारा प्रोटीन की कमी है वहीं पे जाके डिस्चार्ज कर दे, ठीक है। ये हो गया हमारे गोल्गी एपरेटस का वर्क, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा जो ये है सेंट्रोसोम क्या होता है। सेंट्रोसोम तो पढ़ ही चुके हैं। अब देखते हैं हम साइटोप्लाज्म क्या होता है। ये साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है, जैसे हमारा न्यूक्लियस में फ्लूइड था, इसे हम
न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पूरे सेल में फ्लूइड होता है वो हमारा होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह एक फ्लूइड होता है, ठीक है। जो फ्लूइड होता क्यों है इसे अब देखते हैं। फ्लूइड हमारे सेल में इसलिए रहता है कि जैसे हम कोई, अभी देखिए एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हम कोई बैग लिए हैं, ठीक है, बैग बैग में हम दो चार सामान रख लिए हैं, जैसे कोई गिलास रख लिए या फिर कोई और अन्य पदार्थ रख लिए जैसे, ठीक है, बैग में रख लिए, और उस बैग को हम लेकर दौड़ रहे हैं, ठीक है। अब वो जो बैग में हमारे पदार्थ है, ठीक है, सब्सटेंस जो रखा है हमने बैग में, वो हमारा बज बज के फट जाएगा, ठीक है, इधर उधर टूट टाट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सेल में हमारे एक फ्लूइड होता है। अगर हम बैग में कोई कागज वगैरह रख देते हैं तो वो हमारा बच जाएगा, फूटेगा नहीं। तो इसीलिए हमारे सेल में एक फ्लूइड पाया जाता है, जिसकी सहायता से ये जो ऑर्गन होते हैं सेल में हमारे आपस में टकराते नहीं है, ठीक है। अगर टकराएंगे तो टूट जाएंगे, तो बेकार हो जाएगा हमारा सेल, मतलब कि ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, सेल सेल की हमारी डेथ हो जाएगा। इसीलिए हमारा साइटोप्लाज्म सेल के अंदर फ्लूइड रहता है, ठीक है। देखते हैं अब हमारा आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, ठीक है, ये हो गया हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम्स क्या होता है, लाइसोसोम को हम हिंदी में लयन काय कहते हैं, ठीक है। लाइसोसोम जो हमारा है लयन काय है। इसे हम डाइजेस्टिव एंजाइम भी कहते हैं, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव एंजाइम मीन्स पाचन तंत्र, ठीक है, इसे हम पाचन तंत्र भी कहते हैं। इसका पीएच कितना होता है, जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम का पीएच होता है एसिडिक, ठीक है, एसिडिक पीएच होता है, ठीक है, इस टेस्ट में एसिडिक होता है, ठीक है। अब देखेंगे इसका वर्क क्या होता है। लाइसोसोम का वर्क क्या होता है, सेल में लाइसोसोम का वर्क बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेंट्रोसोम है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, मतलब कि गोल्गी अपरेटस है, मतलब कि सारे ऑर्गन जो हैं वो कार्य करना, अपना वर्क करना अगर जो छोड़ देते हैं तो ये लाइसोसोम हमारा जो है इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को इनके ऊपर गिरा देता है, मतलब कि डिस्चार्ज कर देता है अपना एंजाइम, ठीक है, और इनका डेथ हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का डेथ हो जाता है। तो ये अपना वर्क जब करना छोड़ देते हैं तभी ये अपना डाइजेस्टिव एंजाइम इनके ऊपर डिस्चार्ज करता है, ठीक है। तो जब ये अपना एंजाइम डिस्चार्ज इन पर करेगा तो इनकी मौत हो जाएगी, ठीक है, मतलब डेथ हो जाएगी। तो जब ये सारे ऑर्गन अपना काम करना, मतलब वर्क करना छोड़ देते हैं तो ये अपना एंजाइम तुरंत इनके ऊपर गिरा देगा, ठीक है, डिस्चार्ज कर देगा और इनकी डेथ हो जाएगी। और उसी लाइसोसोम से दूसरा रिलीज होगा, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है। अब लाइसोसोम अपना जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उस एंजाइम को इनके ऊपर डिस्चार्ज करेगा, ठीक है, और यह इनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, और इनकी डेथ हो जाएगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे है ही नहीं तो वर्क क्या करेगा, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ऊर्जा कहाँ से मिलेगा। तो ये जो लाइसोसोम है ये नया रिलीज कर देगा, ठीक है, यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया पुराना वाला वर्क कर रहा था, ऑक्सीजन और ऊर्जा दे रहा था, अब यही जो नया आएगा वो करने लगेगा, ठीक है, पूरे सेल में हमारे ऑक्सीजन देगा और ऊर्जा देगा, ठीक है। हमारे कभी कभी हमारे लाइसोसोम की भी डेथ हो जाती है। कब डेथ होगी, जब हमारा कहीं पे कोई भी ऑर्गन मतलब डेथ हो जाएगा, उसको उसको ख़त्म करने के लिए हमारा जो, मतलब कि जैसे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, प्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब कि सारे जो जितने भी ऑर्गन हैं सबकी डेथ हो जाती है। तो हमारा जो ये लाइसोसोम है ये फट जाता है, ठीक है, ये फट जाएगा तो सबकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है तो सारे ऑर्गन की डेथ हो जाएगी, तब फिर से दोबारा ये रिलीज होंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल ज़रूर दबाएं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।